तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हमारे देश में न जाने कितने कत्ल होते हैं, न जाने कितने अपराध होते हैं, और इन तमाम अपराधों में पिछले कई सालों में एक जो मेजर पोर्शन निकल के सामने आया है, ये मेजर पोर्शन है नाजायज संबंध का। यानी एक ऐसा संबंध जो वैलिड भी नहीं है, नैतिक मूल्यों के हिसाब से भी, कानूनन तौर पे भी। इसके बावजूद लोग इन चक्करों में पड़ते हैं, अपने घर को तबाह करते हैं। और इस नाजायज़ संबंध की वजह से पिछले साल और उससे भी पहले, खासकर जब से ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये तमाम चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में अपना पांव पसार चुकी हैं, उस टाइम से ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। किसका किससे रिलेशन निकल जाए, कौन किसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, कौन किसका बॉयफ्रेंड बन जाए। पहले तो ये था कि कुंवारे लोग होते थे, फिर शादीशुदा भी, फिर तलाकशुदा भी, अब तो बुजुर्ग भी करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अनावश्यक है। ज़मीन के लिए कत्ल होता है, वहाँ कुछ लालच होती है, कुछ अपने बच्चों के लिए कर गुजरने की चाहत होती है, और किसी लड़ाई झगड़े में हो जाए तो ये होगा हेट ऑफ द मोमेंट है। लेकिन नाजायज़ संबंध एक ऐसी चीज़ है जहाँ पहले सेकंड, पहले मिनट से ये पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम किसी को धोखा दे रहे हैं, हम किसी को चीट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इंसान उसको करता है, उसके बाद बाकायदा उसमें आगे बढ़ता है, फिर कुछ न कुछ गलत करता है, फिर उस गलत को कवर करने के लिए और गलत करता है, और ये सिलसिला यूँ ही बदस्तूर चलता रहता है। न जाने कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, न जाने कितनी कोर्ट कचहरियाँ खड़ी हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच इतना तनाव होने के बावजूद भी इन दोनों देशों में प्यार हो गया। यहाँ के लोग भी एक दूसरे के यहाँ जाने लगे, सीमा आई तो अंजू गई, ये तमाम चीज़ें। खैर, आज जिस कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा होता है। कहानी बहुत छोटी सी है, बहुत संक्षिप्त में आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस कहानी के पीछे मैसेज बहुत बड़ा छुपा हुआ है। कहानी दिल्ली की है, कहानी दिल्ली के शास्त्री पार्क की है। दरअसल इसी शास्त्री पार्क में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के मुखिया थे प्रमोद वर्मा, उनकी पत्नी अनीता, दो बेटियां, ऋतिक वर्मा, उनका बेटा। ये टोटल 3-4 लोग ठीक ठाक तरीके से वहाँ पे रहा करते थे। ठीक ठाक उनकी ज़िंदगी थी, ठीक ठाक खुशियाँ थी उनकी, तमाम चीज़ें भी उनकी बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान अभी चंद दिन पहले की बात है, सुबह लगभग 9, साढ़े 9 बजे की बात है। ऋतिक वर्मा के फ़ोन पे, यानी जो प्रमोद वर्मा का बेटा था, उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे बातचीत कर रहा है, इधर घर वाले सुन रहे हैं। सामने की आवाज़ तो आ नहीं रही, बस ऋतिक की आवाज़ आ रही कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। इतना बोलता है। बोलने के बाद माँ सुन रही है। माँ फिर पूछती है किसका फ़ोन है, कहाँ जा रहा है? तो कहता है अरे बस यूँ ही पास में ही थोड़ा सा काम है। उसके बाद वो घर के अंदर जाता है, कपड़े चेंज करता है, अपने आप ठीक ठाक तैयार करता है, उसके बाद चला जाता है। अब ऋतिक चला गया, तमाम परिवार के लोग अपने काम में व्यस्त। धीरे धीरे शाम हुई। अब जब शाम हुई तो फिर चिंता सताने लगी कि आखिर कहाँ है। तब तक प्रमोद भी आ गए, वो भी परेशान। लगभग 20-25 मिनट ये दोनों परेशान ऋतिक की तलाश करते हैं। इसी दौरान प्रमोद के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स प्रमोद से कहता है कि ऋतिक आपका बेटा है क्या? अब अचानक से ऐसा फ़ोन आया, प्रमोद थोड़ा हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा कि हाँ मेरा बेटा है, क्या हुआ? फ़ौरन सामने वाला शख्स कहता है कि उसको कुछ लोग बुरी तरीके से मार रहे हैं और आप जल्दी से कुछ व्यवस्था कीजिए, नहीं तो फिर उसके साथ बहुत गलत हो जाएगा। ये बात जैसे प्रमोद सुनते हैं फ़ौरन बौखला जाते हैं, पूछते कहाँ मार रहे हैं? तो फिर वो बताता है कि अजमत के घर में। फ़ौरन अब प्रमोद जब अजमत का नाम सुनते हैं, भाग के अजमत के घर के पास जाते हैं। वहाँ चीख पुकार आवाज़ें आ रही। फ़ौरन उनको कुछ समझ नहीं आता, पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है। आने के बाद घर के अंदर दाखिल होती है। अंदर जो प्रमोद का बेटा ऋतिक था, ज़मीन पे पड़ा हुआ था, पूरे शरीर से खून निकल रहा था। ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, इधर प्रमोद देखता है, बदहवास फ़ौरन उसको उठाया, लेके हॉस्पिटल भागे। वहाँ पे उसको एडमिट किया। इधर घर में जितने लोग थे उनको अरेस्ट किया। वहाँ पे एक बेहोशी की हालत में महिला भी मिली, उसको भी अपने साथ ले गए, उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके बाद उसको होश में लाने की कोशिश की। इधर
ऋतिक का इलाज चल रहा था। एक दो जगह रिफ़र करते हैं चूँकि मामला गंभीर था, और अंत में ऋतिक की मौत हो जाती है। अब जैसे ऋतिक की मौत हुई, पूरा परिवार टूट गया चूँकि इकलौता बेटा था। पुलिस वालों को भी कत्ल का मुकदमा लग गया। फ़ौरन उन्होंने 302 के तहत FIR नोट की। उसके बाद अब बड़ा सवाल ये था कि ये सब हुआ कैसे। एक महिला बेहोशी की हालत में, एक लड़का इस कदर घायल कि फिर उसकी मौत ही हो गई। तो फिर ये सब कैसे? तो इसके बाद पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। चूँकि अब लड़का तो मर गया था, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और इधर जो लड़की थी, फिर ये हुआ कि इसको होश में लाया जाए तो शायद ये कुछ बताएगी। काफ़ी कोशिश की गई, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। अंत में वो लड़की भी होश में आती है, और आने के बाद जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तब एक पूरी कहानी बताती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 1 साल पहले होती है। 1 साल पहले अजमत अपने पूरे परिवार, अपनी बीवी के साथ इसी शास्त्री पार्क के दूसरे हिस्से में रहा करता था। ठीक ठाक परिवार था, ठीक ठाक चीज़ें थी। इसी दौरान अजमत की वाइफ की ज़िंदगी में जो ऋतिक वर्मा है उसकी एंट्री हो जाती है। चूँकि लगभग इलाका सेम था, तो कभी बाहर निकलते हुए, कभी कहीं जाते हुए एक दूसरे को अक्सर ये लोग देखने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगे। आलम ये हुआ कि प्यार हो गया, दोस्ती हो गई। फिर मिलने जुलने का भी सिलसिला चलने लगा। अब अजमत की वाइफ और इधर ये लड़का दोनों ये प्लान बनाते कि कैसे मौका मिले, कब मौका मिले, कब एक दूसरे से हम लोग मिल लें। और ये चीज़ें यूं ही चलने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल। परिवार वालों का भी ध्यान नहीं रहा। इधर अजमत की वाइफ भी थोड़ा बहुत रिस्क ज़्यादा लेने लगी। इधर जब अजमत की वाइफ लगातार बातचीत करने लगी तो परिवार वालों को भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये किससे बात कर रही है, क्या कर रही। उन्होंने इस बारे में अजमत को बताया। जब अजमत ने सुना तो फिर उसने कहा कि ये वैसे मैं क्या बोलूँ, एक काम करता हूँ, पहले सबूत इकट्ठे करता हूँ। उसने अपनी बीवी के फ़ोन को एक तरह से अपने सर्विलांस में रखा, चेक किया, कॉल डिटेल चेक की, व्हाट्सएप पे नंबर कितने सेव थे उसको टटोला, और अंत में उसे कंफर्म हो गया कि उसकी जो वाइफ है वो किसी से अफेयर में है। इसके बाद अब तैयारी शुरू हुई कि जिसके साथ अफेयर में है उसका करना क्या है। फाइनली इन लोगों को पता चला कि जो वाइफ है वो बुलाने वाली है। ये लोग खामोशी से घर छोड़ के चले गए। अजमत की वाइफ बुला लेती है, फ़ोन करती है। ऋतिक वर्मा बड़े खुशी मन से कि चलो बुलाया है, मिल के आते हैं। तैयार होकर घर पे जैसे ही पहुंचता है, अचानक से अजमत अपने फादर, अपनी मदर समेत आ जाता है। आने के बाद जैसे ऋतिक को देखता है, इसका गुस्सा 7वें आसमान पे। फौरन इसको मारना पीटना शुरू करता है। पत्नी छुड़ाने की कोशिश करते उसको भी मारता है, गाली गलौज करता है कि तुमने चीट किया, तुम शादी के बाद भी किसी और लड़के से संबंध रख रही हो। दोनों को बेरहमी से पीटने के बाद इनका मन नहीं भरता। इनको लगता है कि और टॉर्चर किया जाए। उसके बाद बाकायदा प्लास मंगाया जाता है। उस प्लास से अब अजमत इस ऋतिक वर्मा के एक नाखून को उठाने की, उसको निकालने की कोशिश करता है। एक एक करके हथियारों से उसके नाखून को नोचा जाता है। पिता किसी दूसरे हथियार से इसको कुचलता है। मां अपनी बहू को मारती है। 1 घंटे तक लगातार इसको टॉर्चर किया जाता है। 1 घंटे तक लगातार इसके शरीर के साथ जितना विभत्स व्यवहार हो सकता था वो किया जाता है। अंत में जब इनको लगता है कि अब इसके अंदर जान नहीं बची है, फिर प्लान बनाते हैं कि अब इसको फेंक दिया जाए। लेकिन चूंकि जो चीख पुकार थी वो लगातार मोहल्ले में गूंज रही थी, और आसपास के लोगों को भी पता था कि यहाँ पे अजमत के घर में ऋतिक वर्मा ही आया है, तो किसी ने हिम्मत करके ऋतिक वर्मा के फादर प्रमोद वर्मा को फ़ोन किया, और तब जाके ये पूरी गुत्थी सुलझ पाई। अब ये बात जब अजमत की बीवी बोलती है, पुलिस फ़ौरन जो अजमत और बाकी परिवार के लोग थे उन तक पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है। तमाम पूछताछ में लोगों ने भी अपना इकबाल जुर्म किया और यही कहानी बताई जो मैंने आपको बताई। तो आप पूरी कहानी देखिए। इस कहानी में आपको हर आदमी सही लगेगा। एक पत्नी जिसको पीट पीट के अधमरा कर दिया गया, जाहिर सी बात है उस घर में उसके साथ बड़ी क्रूरल्टी होती थी।
मैं भी ऐसी क्रूरल्टी की वजह से जहां उसे प्यार मिला वहां वो स्लिप हो गई। या फिर अजमत लगातार अपनी बीवी को इस कदर चाहता था, इस कदर प्यार करता था कि जब उसने अपनी बीवी का ऐसा रूप देखा तो शायद वो अपने गुस्से पे काबू कर ही नहीं पाया और मान मर्यादा, लाज लिहाज और गुस्से में उसके हाथों से एक ब्रूटल कत्ल हो बैठा। या फिर जो ऋतिक वर्मा था, उम्र कम थी, सामने से ऑफर मिला, उसे ठुकराया ना गया। इस नाजायज संबंध के रिश्ते पे वो आगे बढ़ गया और आगे बढ़ने के बाद उससे इतना हीनियस काम हो गया कि अंत में उसकी जान खुद चली गई। गलती किसकी कहें, हर आदमी इस पूरी कहानी में गलत है। हर आदमी के अपना एक पक्ष है, जिसके पक्ष को आप सुनेंगे तो अपने पक्ष की तरफ से खुद को हीरो ही मानेगा। और ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि हम अपनी गलतियों को शुरू में रोकते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और जब कुछ गलत हो जाता है तो बाद में पछताते हैं और कहते हैं कि यार हमारी उतनी गलती नहीं थी, गलती तो उनकी थी। तीनों ही पार्टियां उसमें ऐसी होती। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आज की कहानी मैं संक्षिप्त में रखूँगा क्योंकि जो कहानी मैं सुनाने जा रहा था इत्तेफाकन उसको समसर आज सुना दे रहे हैं, तो फिर एक अजीब टेंशन है। कल भी मैंने ध्यान दिया नहीं तो वो हो गया था और आनंद फानन में जब मैं सुनाने बैठा पता चला वो सुना रहे हैं तो फिर मुझे कहानी चेंज करनी पड़ी। इस वजह से आज कहानी छोटी है। खैर, थोड़ी देर बाद या फिर कायदे से कहें तो कल आपसे मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।